हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में अहंकार नहीं, भरोसा पैदा होता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी मुस्कान में दिखावा नहीं, सादगी छुपी होती है। और कुछ जिंदगियां ऐसी होती है जिनकी कहानी सिर्फ सफलता नहीं, संघर्ष, अकेलापन, धैर्य, अस्वीकार और इंसानियत की मिसाल होती है। रतन टाटा, यह नाम केवल एक उद्योगपति का नाम नहीं है। यह नाम एक ऐसे इंसान की पहचान है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां खड़ी की, लेकिन कभी अपने दिल को बड़ा होने नहीं दिया। जब हम उन्हें देखते हैं, सफेद बाल, शांत आंखें, धीमी आवाज, तो हमें लगता है कि यह इंसान तो हमेशा से मजबूत रहा होगा, इसे कभी टूटना नहीं पड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि रतन टाटा की कहानी ताकत से नहीं, टूटन से शुरू होती है। एक ऐसे बच्चे से जिसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, बड़ा नाम, बड़ी विरासत, लेकिन फिर भी वह हर रात अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचता था, क्या कोई मुझे सच में समझता है। यह कहानी उस बच्चे की है जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित घराने में पैदा हुआ, लेकिन फिर भी खुद को अनचाहा महसूस करता रहा। यह कहानी उस युवक की है जो विदेश गया, जहां उसके पास टाटा नाम नहीं था, सिर्फ उसकी मेहनत थी, और वहीं उसने पहली बार जाना कि खुद से बड़ा कुछ बनने का मतलब क्या होता है। यह कहानी उस इंसान की है जो जब वापस लौटा तो उसे अपने ही घर में बाहरी की तरह देखा गया। यह कहानी उस नेतृत्व की है जिसे स्वीकार नहीं किया गया, जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसे कहा गया, यह लड़का बहुत नरम है, यह बिजनेस की दुनिया में नहीं टिक पाएगा। और यह कहानी उस इंसान की है जिसने कभी जवाब गुस्से से नहीं दिया, कभी बदला जुबान से नहीं लिया, बल्कि हर अपमान का उत्तर अपने काम से दिया। यह कहानी है कारखानों की धूल में काम करने वाले एक चेयरमैन की जो मजदूरों के साथ खड़ा रहा। यह कहानी है जोखिम उठाने वाले एक ऐसे व्यक्ति की जो असफल भी हुआ, आलोचना भी झेली, लेकिन कभी अपने मूल्यों से नहीं डिगा। यह कहानी सिर्फ रतन टाटा के सफल होने की नहीं है, यह कहानी है एक इंसान बनने की। और अगर आप यह कहानी ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसमें अपना अकेलापन, अपना संघर्ष, अपना डर और अपना सपना सब कुछ दिखाई देगा। अब चलिए उस बच्चे के पास चलते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया टाटा कहती थी, लेकिन जो खुद को सिर्फ रतन कहलाना चाहता था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई की एक शांत लेकिन भीतर से बेहद भारी सुबह थी। अरब सागर की लहरें हमेशा की तरह किनारे से टकरा रही थीं, लेकिन उस विशाल बंगले के भीतर एक छोटा सा बच्चा खिड़की के पास खड़ा होकर उन लहरों को नहीं, अपने भीतर उठते सवालों को देख रहा था। उसका नाम था रतन। दुनिया उसे टाटा परिवार का वारिस कहती थी, लेकिन उस पल वह सिर्फ एक बच्चा था। ऐसा बच्चा जो यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ क्यों टूटा हुआ है। उस उम्र में बच्चे खिलौनों से बातें करते हैं, दीवारों पर रंग बिखेरते हैं, माँ की गोद में सो जाते हैं। लेकिन रतन के लिए घर हमेशा एक सवाल की तरह रहा, सुंदर, बड़ा, सुरक्षित, और फिर भी अधूरा। उसके पिता नवल टाटा और माँ सूनी कमिसेरियट के बीच बढ़ती दूरियां उस बच्चे की आंखों से छुपी नहीं थीं। शब्द भले न कहे जाते हों, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। घर में जब आवाजें कम हो जाती है, तब बच्चे सबसे पहले समझ जाते हैं कि कुछ गलत है। रतन बहुत चुप रहने लगा था। वह ज्यादा सवाल नहीं करता था, क्योंकि कई सवालों के जवाब ही नहीं होते। माँ की आंखों में छुपा दर्द और पिता की व्यस्तता, दोनों के बीच वह खुद को कहीं बीच में अटका हुआ महसूस करता था। और फिर एक दिन, वह दिन आ गया जिसे कोई बच्चा अपने जीवन में नहीं चाहता। उसके माता पिता अलग हो गए। तलाक, यह शब्द शायद तब रतन ने ठीक से समझा भी नहीं था, लेकिन उसने जो महसूस किया वह जीवन भर उसके साथ रहा। माँ एक अलग दुनिया में चली गईं और पिता अपनी जिम्मेदारियों में और गहरे डूब गए। उस बड़े से घर में अचानक सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अब रतन अकेला था। नाम बड़ा था, दीवारें ऊंची थीं, नौकर चाकर थे, लेकिन वह सबसे ज्यादा जिस चीज को तरसता था वह थी किसी का यह कहना, सब ठीक हो जाएगा। यहीं से उसके जीवन में एक नई रोशनी आई। उसकी दादी नवाजबाई टाटा। नवाजबाई सिर्फ दादी नहीं थीं, वह उस टूटे हुए बच्चे के लिए एक पूरा संसार थीं। उन्होंने उस दिन रतन का हाथ थामा, लेकिन वह हाथ पकड़ना सिर्फ शारीरिक नहीं था,
वह एक वादा था, वादा कि यह बच्चा कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। नवाजबाई टाटा अनुशासन की प्रतीक थीं, लेकिन उनके भीतर एक बेहद संवेदनशील दिल था। उन्होंने रतन को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह किसी कमी के साथ बड़ा हो रहा है। उन्होंने उसे समझाया कि परिवार खून से नहीं, भरोसे और जिम्मेदारी से बनता है। शायद उसी दिन रतन ने पहली बार सीखा कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, साथ निभाने से बनते हैं। रतन स्कूल जाता, पढ़ाई करता, लेकिन उसका मन अक्सर खिड़की के बाहर कहीं भटकता रहता। दूसरे बच्चे अपने पिता के साथ खेलों की बातें करते, माँ के बनाए खाने का जिक्र करते, और रतन बस मुस्कुरा देता। वह शिकायत नहीं करता था। उसने बहुत जल्दी सीख लिया था कि दर्द को शब्दों में नहीं, खामोशी में छुपाया जाता है। नवाजबाई उसे अक्सर अपने पास बैठाकर कहानियां सुनाती थीं, टाटा परिवार की नहीं, बल्कि जीवन की। वह उसे सिखाती थीं कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। बेटा, असली विरासत वो नहीं जो बैंक में जमा होती है, बल्कि वो जो इंसान के चरित्र में बसती है। वह कहती थीं, रतन, याद रखना, तुम्हारा नाम बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। यह बातें उस बच्चे के दिल में गहराई तक उतरती चली गईं। शायद इसी वजह से वह कभी ज्यादा जिद्दी नहीं हुआ, कभी अधिकार जताने वाला नहीं बना। वह हमेशा खुद को दूसरों से कमतर नहीं, बल्कि बराबर समझना चाहता था। उसे भी दोस्त चाहिए थे, अपनापन चाहिए था, लेकिन भीतर का खालीपन फिर भी बना रहा। रातों में वह अक्सर देर तक जागता रहता, बड़े से बिस्तर पर लेटा हुआ, छत को देखता हुआ, सोचता, क्या मैं किसी को याद आता हूं? क्या मेरे होने से किसी की दुनिया बदलती है? यह वो सवाल थे जिनका जवाब उस उम्र में कोई नहीं दे सकता था। समय बीतता गया, रतन बड़ा होता गया, लेकिन वह खालीपन कहीं न कहीं उसके साथ चलता रहा। यही खालीपन बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बना, क्योंकि जिसने अकेलापन देखा होता है, वह दूसरों को अकेला नहीं देख सकता। नवाजबाई टाटा ने उसे सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, बल्कि जिम्मेदारी भी दी। उन्होंने उसे यह महसूस कराया कि वह सिर्फ उनका पोता नहीं, बल्कि एक सोचने वाला, महसूस करने वाला इंसान है। वह उसे फैसले लेने देते, गलतियां करने देते, और फिर उन्हें सुधारने का मौका भी देते। यही वजह थी कि रतन ने बहुत छोटी उम्र में ही आत्मसंयम और संवेदनशीलता सीख ली। स्कूल के दिनों में वह बहुत तेज या बहुत शोर मचाने वाला बच्चा नहीं था। वह पीछे बैठकर सब देखता, सब समझता। शिक्षक अक्सर कहते, यह लड़का कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो गहराई से। शायद वह बचपन से ही शब्दों से ज्यादा भावनाओं में जीना सीख चुका था। जब बाकी बच्चे भविष्य के सपनों की बात करते, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, तब रतन खामोश रहता। वह नहीं जानता था कि वह क्या बनना चाहता है, लेकिन वह यह जरूर जानता था कि वह कैसा इंसान नहीं बनना चाहता। वह कभी ऐसा नहीं बनना चाहता था जो किसी को अकेला छोड़ दे। उसका बचपन किसी परी कथा जैसा नहीं था। उसमें टूटन थी, खामोशी थी, सवाल थे, लेकिन उसी बचपन ने उसके भीतर एक ऐसा इंसान गढ़ा जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस निर्णय लेते समय भी इंसानियत को नहीं भूला। जब लोग बाद में कहते हैं कि रतन टाटा बहुत विनम्र है, तो शायद वे यह नहीं जानते कि यह विनम्रता किसी किताब से नहीं आई, बल्कि उस बच्चे की आंखों से आई है, जिसने बहुत कम उम्र में दुनिया को थोड़ा टूटे हुए रूप में देखा था। और यही से उस कहानी की नींव पड़ी, एक ऐसे सफर की जहां सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं, बल्कि गहराई भी था। यह अभी शुरुआत थी, उस बच्चे की कहानी जो अकेला था, लेकिन हार मानने के लिए बना ही नहीं था। आगे की कहानी उस दुनिया की है जहां उसे खुद को साबित करना था, बिना नाम के सहारे, बिना किसी विशेषाधिकार के। जब रतन भारत से रवाना हुए, तो यह सिर्फ एक देश से दूसरे देश की यात्रा नहीं थी। यह उस बच्चे का अपने भीतर के डर से बाहर निकलने का पहला प्रयास था, जिसने हमेशा नाम के बोझ के साथ जीना सीखा था। विमान के खिड़की से नीचे फैलता समंदर धीरे धीरे बादलों में गुम हो रहा था, और उसी के साथ रतन का जाना पहचाना संसार भी पीछे छूट रहा था। वह पहली बार सच में अकेले थे, न दादी की छाया, न बड़े घर की दीवारें, न टाटा नाम की सुरक्षा। अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ उनका नाम कुछ नहीं है। यहाँ कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था, न सम्मान देने वाला, न विशेष व्यवहार करने वाला। और अजीब बात यह थी कि इसी में उन्हें एक अजीब सी राहत महसूस हुई। पहली बार वह सिर्फ रतन थे, न उत्तराधिकारी, न विरासत, न अपेक्षाएं, बस एक साधारण छात्र,
जिसे अपनी जगह खुद बनानी थी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का परिसर विशाल था, लेकिन वहां की ठंड उससे भी ज्यादा गहरी थी। सर्द हवाएं हड्डियों तक चुभती थीं, और उन रातों में जब चारों ओर बर्फ जमी होती, रतन अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठकर भारत को याद करते। लेकिन यह याद किसी आराम की तरह नहीं आती थी, यह एक कसक थी। वह जानते थे कि पीछे छूटे घर में भी सब कुछ पूरा नहीं था, फिर भी वह उनका अपना था। पढ़ाई आसान नहीं थी। आर्किटेक्चर की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, इसमें कल्पना, धैर्य और घंटों की मेहनत चाहिए थी। कई कई रातें बिना सोए निकल जातीं। ड्राइंग बोर्ड के सामने खड़े खड़े उंगलियां सुन्न हो जातीं, आंखें जलने लगतीं, लेकिन रतन रुकते नहीं थे। वह खुद को साबित करना चाहते थे, किसी और के सामने नहीं, बल्कि अपने आप के सामने। कई बार उनके सहपाठी पार्टियों में जाते, हंसते मुस्कुराते, जीवन का आनंद लेते। रतन अक्सर उन सब से दूर रहते। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने एक पल भी ढील दी तो वह वही बन जाएंगे जिससे वह डरते थे, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ नाम के सहारे आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने खुद को अनुशासन में बांध लिया। यह अनुशासन किसी ने थोपा नहीं था, यह उनके भीतर की आग थी। पैसे की भी कमी थी। यह बात कम लोग जानते हैं कि टाटा परिवार से आने के बावजूद रतन ने अमेरिका में एक सीमित बजट में जीवन जिया। वह साधारण खाना खाते, सस्ते कपड़े पहनते और कई बार अपने खर्चों को लेकर खुद से समझौते करते। उन्होंने यह जानबूझकर किया। वह आराम की आदत नहीं डालना चाहते थे। वह सीखना चाहते थे कि बिना सहारे के खड़ा होना कैसा लगता है। उन ठंडी रातों में जब खिड़की के बाहर बर्फ गिरती रहती, रतन अपने भीतर झांकते। वह खुद से सवाल करते, मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो मेरा नाम कहता है, या मैं वह हूं जो मैं बनना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं थे। कई बार वह खुद से नाराज हो जाते, कई बार निराश। लेकिन उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन में ही देख लिया था कि टूटने के बाद भी जीना पड़ता है। अमेरिका में उन्हें पहली बार स्वतंत्रता का असली अर्थ समझ में आया। यहां कोई उन्हें निर्देश देने वाला नहीं था। गलतियां उनकी थीं और उनकी जिम्मेदारी भी। उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां की, लोगों से बात की, अलग अलग पृष्ठभूमियों के छात्रों के साथ समय बिताया। यही उन्होंने जाना कि दुनिया कितनी बड़ी है और वह उसमें कितने छोटे हैं। यह एहसास डराने वाला भी था और मुक्त करने वाला भी। डराने वाला इसलिए कि यहाँ कोई सुरक्षा जाल नहीं था, मुक्त करने वाला इसलिए कि यहाँ कोई लेबल नहीं था। धीरे धीरे रतन के भीतर आत्मसम्मान की एक नई परत बनने लगी। यह आत्मसम्मान दूसरों की प्रशंसा से नहीं, बल्कि खुद की मेहनत से जन्म ले रहा था। जब उनके डिजाइन को सराहा जाता तो उन्हें खुशी होती, इसलिए नहीं कि कोई टाटा परिवार का नाम ले रहा था, बल्कि इसलिए कि किसी ने उनके काम को देखा था। अमेरिका ने उन्हें सिखाया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और यह सीख उनके भीतर इतनी गहराई तक बैठ गई कि बाद में जब वह दुनिया के सबसे बड़े बोर्डरूम में बैठे, तब भी उन्होंने खुद को उसी छात्र की तरह देखा जो एक खाली ड्राइंग शीट के सामने खड़ा है। लेकिन हर सीख की एक कीमत होती है, और रतन ने वह कीमत अकेलेपन से चुकाई। त्योहारों के दिन सबसे ज्यादा भारी होते थे। जब बाकी लोग घर जाते, परिवार के साथ समय बिताते, तब रतन अक्सर हॉस्टल या अपने कमरे में ही रह जाते। फोन पर दादी की आवाज सुनकर उनका दिल भर आता, लेकिन वह अपने आंसू किसी को नहीं दिखाते। उन्होंने सीख लिया था कि मजबूत दिखना ही नहीं, मजबूत होना जरूरी है। इन्हीं सालों में उन्होंने यह भी समझा कि पहचान सिर्फ पेशे से नहीं बनती, पहचान उस तरह से बनती है जिस तरह आप कठिन समय में खुद के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। हर ठंडी रात, हर असफल ड्राइंग, हर अधूरी नींद, सबने मिलकर उनके भीतर एक ऐसी आग जलाई जो शांत थी लेकिन स्थायी थी। यह आग अहंकार की नहीं थी, यह आग आत्मसम्मान की थी। जब पढ़ाई पूरी होने का समय आया तो रतन के सामने कई रास्ते थे। वह अमेरिका में रुक सकते थे, एक आरामदायक जीवन चुन सकते थे, लेकिन उनके भीतर कहीं एक आवाज थी जो उन्हें वापस बुला रही थी। भारत, वही देश जहां उन्होंने कभी खुद को अधूरा महसूस किया था, वही जगह जहां उन्हें एक बार फिर खुद को साबित करना था, इस बार और भी कठिन हालात में। वापसी का निर्णय आसान नहीं था। अमेरिका ने उन्हें बहुत कुछ दिया था, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, पहचान। लेकिन भारत ने उन्हें एक सवाल दिया था, क्या तुम अपने नाम से आगे कुछ हो?
और उस सवाल का जवाब देने के लिए रतन टाटा तैयार थे। जब वह वापस लौटे तो वह वही अकेला बच्चा नहीं थे जो कभी टूटा हुआ था। वह अब भी शांत थे, अब भी कम बोलते थे, लेकिन उनके भीतर अब एक ऐसी ताकत थी जो ठंडी रातों में जली थी और कभी बुझने वाली नहीं थी। अगला सफर आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब उन्हें अपने ही घर में अपनी जगह बनानी थी। जब रतन भारत लौटे तो विमान की खिड़की से दिखाई देने वाली धरती उन्हें जानी पहचाने लगी, लेकिन उनका मन वैसा नहीं था। अमेरिका ने उन्हें आत्मसम्मान दिया था, लेकिन भारत उन्हें उनकी असली परीक्षा देने वाला था। यह वही देश था जहां उनका नाम सब जानते थे, और यही नाम उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था, क्योंकि यहां नाम था लेकिन जगह नहीं। मुंबई की हवा में वही नमी थी, वही शोर, वही भीड़, लेकिन रतन के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते, आदर से सिर झुकाते, पर उनकी आंखों में एक सवाल भी होता, यह लड़का यहां क्या करेगा? टाटा ग्रुप एक विशाल साम्राज्य था, दशकों की मेहनत, अनुशासन और परंपरा से बना हुआ, और इसी साम्राज्य में रतन एक ऐसे मेहमान की तरह आए जिसके लिए कुर्सी तो थी लेकिन भरोसा नहीं। शुरुआत में उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं कि यह हमारे भविष्य का नेता है, बल्कि इसके उलट उन्हें एक फैक्ट्री में भेज दिया गया, साधारण काम के लिए। कई लोगों ने इसे दिखावा समझा, कई ने इसे दादी नवाजबाई का दबाव कहा, और कुछ ने तो सीधे सीधे मन में यह ठान लिया कि यह लड़का ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रतन ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सवाल नहीं उठाए, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने चुपचाप वह हेलमेट पहना और फैक्ट्री के फर्श पर उतर गए। वहां गर्मी थी, शोर था, मशीनों की आवाज इतनी तेज कि कई बार खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। उनके हाथों में औजार थे, कपड़ों पर ग्रीस के दाग और चेहरे पर पसीना। यह वही हाथ थे जो अमेरिका में ड्राइंग बोर्ड पर भविष्य की इमारतें बनाते थे, और अब यहां लोहे के ढांचे के बीच खड़े थे। लेकिन रतन ने कभी यह नहीं सोचा कि यह काम छोटा है। उन्हें सबसे ज्यादा चोट तब लगती थी जब लोग उन्हें देखते हुए फुसफुसाते, यह चेयरमैन का रिश्तेदार है, नाटक कर रहा है, कुछ दिन में ऑफिस में बैठ जाएगा। ये शब्द उनके कानों तक पहुंचते थे हर बार, लेकिन वह रुकते नहीं थे। वह मजदूरों के साथ लाइन में खड़े होते, वही खाना खाते, वही बस पकड़ते, वही थकान झेलते। कई बार मजदूर उन्हें अपने जैसा समझ ही नहीं पाते थे, और रतन को यही अच्छा लगता था। वह बराबरी चाहते थे, सहानुभूति नहीं। धीरे धीरे मजदूरों ने नोटिस करना शुरू किया कि यह लड़का सवाल पूछता है, लेकिन आदेश देने के लिए नहीं, समझने के लिए। वह पूछता, यह मशीन क्यों रुक जाती है? यह काम सबसे मुश्किल क्यों है? अगर इसे बदल दिया जाए तो क्या होगा? ये सवाल किसी अधिकारी जैसे नहीं थे, ये सवाल एक सीखने वाले के थे। लेकिन ऊपर के दफ्तरों में यह सब पसंद नहीं किया जा रहा था। कई वरिष्ठ अधिकारी उन्हें संदेह की नज़र से देखते थे। उन्हें लगता था कि यह लड़का बहुत भावुक है, बहुत नरम है। बिजनेस की दुनिया में ऐसे लोग नहीं टिकते, ऐसा उनका मानना था। रतन को यह सब पता था। वह जानते थे कि उनका हर कदम देखा जा रहा है, हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। लेकिन उन्होंने खुद को साबित करने का रास्ता चुना, शोर से नहीं, स्थिरता से। फैक्ट्री में काम करते हुए उन्होंने सिर्फ उत्पादन नहीं देखा, उन्होंने इंसान देखे। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही किसी मजदूर की उंगली ले सकती है, कैसे एक गलत निर्णय सैकड़ों परिवारों को प्रभावित कर सकता है। वहीं उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं है, यह जिम्मेदारी का बोझ भी है। कई शामें वह अकेले फैक्ट्री के कोने में बैठकर बिताते, पसीने से भीगे कपड़े, थकी हुई आंखें, और मन में उठते सवाल, क्या मैं यहां फिट हूं? लेकिन हर सुबह वह फिर लौटते, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। धीरे धीरे कुछ लोग बदलने लगे। मजदूरों की नजर में सम्मान आ गया। कुछ अधिकारियों ने चुपचाप यह मान लिया कि यह लड़का दिखने से ज्यादा मजबूत है। लेकिन विरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रतन के सामने एक अजीब सी स्थिति थी। अगर वह ज्यादा बोलते तो कहा जाता अहंकार है, अगर वह चुप रहते तो कहा जाता कमजोर है। उन्होंने बीच का रास्ता चुना, काम का। यह वह समय था जब उन्होंने सीखा कि नेतृत्व ऊंची कुर्सी से नहीं,
नीचे खड़े होकर सीखा जाता है। उन्होंने सीखा कि फैसले सिर्फ फाइलों पर नहीं होते, बल्कि जमीन पर उनके असर होते हैं। टाटा ग्रुप में उनकी पहचान धीरे धीरे बन रही थी, लेकिन यह पहचान नाम से नहीं, अनुभव से थी। वह अब सिर्फ नवाजभाई टाटा के पोते नहीं थे, वह एक ऐसे इंसान बन रहे थे जिसने सिस्टम को भीतर से देखा था। फिर भी कई रातें वह बेचैनी में काटते। उन्हें लगता था कि शायद वह कभी स्वीकार नहीं किए जाएंगे, शायद वह हमेशा एक प्रयोग बने रहेंगे। लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा किया था, चाहे कोई उन्हें स्वीकार करे या नहीं, वह ईमानदारी से अपना काम करेंगे। यहीं से उनकी सोच और गहरी हुई। उन्होंने समझा कि अगर उन्हें कभी मौका मिला तो वह ऐसा नेतृत्व करेंगे जहां किसी को अपनी जगह के लिए लड़ना न पड़े, जहां इंसान को पहले देखा जाए, पद को बाद में। यह वापसी आसान नहीं थी, यह स्वागत नहीं था, यह परीक्षा थी। और रतन टाटा इस परीक्षा में धीरे धीरे चुपचाप खुद को गर रहे थे। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें सिर्फ साबित नहीं करना था, उन्हें लड़ना था, अपने ही लोगों से, अपनी ही व्यवस्था से। जब रतन टाटा को नेतृत्व सौंपे जाने की बात पहली बार भीतर ही भीतर चलने लगी, तो टाटा समूह के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। यह खामोशी सम्मान की नहीं थी, यह संदेह की थी। लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर बिना बोले ही सवाल पूछ रहे थे, क्या यही लड़का हमें आगे ले जाएगा? रतन ने यह बदलाव अचानक नहीं देखा, उन्होंने इसे बहुत पहले महसूस कर लिया था। फैक्ट्रियों में काम करते हुए, बैठकों में चुपचाप बैठे रहते हुए और निर्णयों को बनते बिगड़ते देखते हुए उन्होंने समझ लिया था कि इस घर के भीतर उन्हें सबसे ज्यादा लड़ाई अपनों से ही लड़नी होगी। जे.आर.डी. टाटा के बाद यह तय करना कि समूह की बागडोर किसे दी जाए, आसान नहीं था। जे.आर.डी. सिर्फ चेयरमैन नहीं थे, वह एक युग थे। उनके जाने के बाद हर वरिष्ठ अधिकारी खुद को उस विरासत का संरक्षक मानता था। और ऐसे में जब रतन का नाम सामने आया तो कई चेहरों पर मुस्कान नहीं, शिकन उभर आई। उन्हें बहुत नरम कहा गया, बहुत भावुक कहा गया, यहां तक कहा गया कि यह लड़का फैसले लेने के लिए बना ही नहीं है। बोर्डरूम में उनकी बातों को कई बार नजरअंदाज किया जाता, उनकी योजनाओं पर सवाल नहीं, संदेह किया जाता। बाहर की दुनिया में अखबारों और बिजनेस सर्किल में हंसी उड़ाई जाती, टाटा ग्रुप अब एक कलाकार के हाथ में है। यह शब्द रतन के कानों तक पहुंचते थे हर बार, लेकिन उन्होंने जवाब देने की आदत नहीं डाली। उन्होंने खुद को बचाने की जगह खुद को बदलने का रास्ता चुना। जब उन्होंने औपचारिक रूप से नेतृत्व संभाला तो वह पल किसी विजय की तरह नहीं आया, वह भारी था। जिम्मेदारियों का बोझ अचानक उनके कंधों पर आ गया। सैकड़ों कंपनियां, लाखों कर्मचारी और उससे भी ज्यादा उम्मीदें, और इसके बीच लगातार उठते सवाल कि क्या वह इस कुर्सी के लायक है। पुराने दिग्गजों का विरोध खुलकर सामने आने लगा। कई लोग उनकी बातों से सहमत नहीं होते। कुछ मीटिंग्स में उनके निर्णयों को टाल दिया जाता। कई बार उन्हें जानबूझकर ऐसे विकल्पों के बीच खड़ा किया जाता जहां हर रास्ता आलोचना की ओर जाता। रतन कई रातें जागते हुए बिताते। उनके कमरे की लाइट देर तक जलती रहती। वह फाइलें देखते, रिपोर्ट पढ़ते और खुद से सवाल करते, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन इन सवालों में डर कम, ईमानदारी ज्यादा थी। उन्होंने सबसे पहले वही किया जिससे सब डरते थे। उन्होंने बदलाव की बात की। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां अब समूह का बोझ बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा सही नहीं होती, और यही बात सबसे ज्यादा चुभी। जो लोग दशकों से जिस व्यवस्था में ताकतवर बने हुए थे, उन्हें लगा कि उनकी जमीन खिसक रही है। और जब जमीन खिसकती है तो इंसान हमला करता है। उन पर आरोप लगे कि वह टाटा ग्रुप की आत्मा को बदल रहे हैं, कि वह विरासत को नहीं समझते, कि वह बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में भी हालात अच्छे नहीं थे। मीडिया वाले भी उनके फैसलों पर सवाल उठा रहा था। प्रतियोगी उनका मजाक उड़ा रहे थे। कहा जा रहा था कि टाटा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके पास वह काबिलियत नहीं है। रतन यह सब सुनते थे, चुपचाप। उन्होंने कभी सार्वजनिक बहस नहीं की। उन्होंने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उनका संघर्ष भीतर था, खामोश था, लेकिन बेहद गहरा था। उन्होंने एक एक करके ऐसे लोगों को हटाया जो बदलाव के रास्ते में सिर्फ इसलिए खड़े थे क्योंकि उन्हें बदलाव से डर लगता था।
यह निर्णय उनके लिए सबसे कठिन थे, क्योंकि वह जानते थे कि हर हटाया गया नाम एक इंसान है, एक इतिहास है। लेकिन वह यह भी जानते थे कि अगर वह भावनाओं में फंस गए तो पूरा समूह पीछे रह जाएगा। कई लोग उनसे नाराज हो गए, कुछ ने हमेशा के लिए दूरी बना ली और कुछ ने खुलेआम कहा कि रतन टाटा ने हमें धोखा दिया। यह सब सुनकर उनका दिल भारी हो जाता था, लेकिन वह रुके नहीं। उन्होंने खुद से एक वादा किया था कि वह कुर्सी की रक्षा नहीं करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। धीरे धीरे, बहुत धीरे, चीजें बदलने लगीं। नए लोग आए, नई सोच आई, फैसलों में स्पष्टता आने लगी। लेकिन आलोचना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हर असफल कदम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता, हर जोखिम को मूर्खता कहा जाता। रतन ने इस सब के बीच एक बात सीखी, नेतृत्व का मतलब पसंद किया जाना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है सही समय पर सही निर्णय लेना, चाहे आप अकेले ही क्यों न खड़े हों। उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं की कि सब उन्हें पसंद करें। उन्होंने यह कोशिश की कि जब समय पीछे मुड़कर देखे तो कहे, उसने डर के बावजूद सही किया। यह वह दौर था जब रतन टाटा अकेले हो गए थे। न दादी थीं अब उन्हें मार्ग दिखाने के लिए, न कोई ऐसा जिस पर वह बिना झिझक भरोसा कर सके। लेकिन शायद यही अकेलापन उन्हें और मजबूत बना रहा था, क्योंकि जो इंसान अपनों की शंका और बाहर वालों की हंसी सहकर भी आगे बढ़ता है, वह सिर्फ नेता नहीं बनता, वह दिशा बन जाता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब असली जोखिम सामने आने वाले थे। ऐसे निर्णय जो इतिहास बना भी सकते थे और सब कुछ तोड़ भी सकते थे। रतन टाटा के नेतृत्व का सबसे कठिन दौर वही था जहां हर फैसला सिर्फ व्यापार नहीं, विश्वास का सवाल बन गया था। अब तक उन्होंने संदेह झेले थे, विरोध सहा था, लेकिन अब जो आने वाला था वह सीधे उनकी सोच, उनके मूल्यों और उनके सपनों की परीक्षा लेने वाला था। यह वह समय था जब जोखिम सिर्फ आंकड़ों में नहीं, रातों की नींद में उतर आया था। उनके भीतर एक सपना बहुत पहले से पल रहा था, भारत का मध्यम वर्ग। वह लोग जो स्कूटर पर पूरा परिवार बिठाकर चलते थे, जिनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रतन अक्सर सड़कों पर यह दृश्य देखते और उनके मन में एक सवाल उठता, क्या यह देश अपने लोगों को एक सुरक्षित विकल्प नहीं दे सकता? यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसे बाद में दुनिया टाटा नैनो के नाम से जानेगी। नैनो सिर्फ एक कार नहीं थी, वह एक सोच थी। वह एक संदेश था कि कार सिर्फ अमीरों की चीज नहीं, बल्कि आम आदमी का सपना भी हो सकती है। लेकिन जब यह विचार पहली बार बोर्डरूम में रखा गया तो वहां सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने हंसी दबाई, कुछ ने सीधे मना कर दिया। कहा गया कि इतनी सस्ती कार बनाना असंभव है। कहा गया कि इससे टाटा ब्रांड की छवि खराब होगी। कहा गया कि यह एक भावनात्मक फैसला है, व्यावसायिक नहीं। रतन ने सब सुना और फिर वही किया जो वह हमेशा करते आए थे। उन्होंने जोखिम उठाया। नैनो के निर्माण में अनगिनत चुनौतियां आईं। लागत घटाने के लिए हर पुर्जे पर दोबारा सोचना पड़ा। इंजीनियरों को असंभव लगने वाले लक्ष्य दिए गए। और जब लगा कि सब ठीक चल रहा है, तब राजनीति आ गई। फैक्ट्री की जमीन पर विवाद हुआ, विरोध हुए, प्रोजेक्ट को स्थान बदलना पड़ा। यह सिर्फ एक व्यापारिक असफलता नहीं थी, यह एक भावनात्मक झटका था। रतन को पहली बार ऐसा लगा कि उनका सपना उनसे छीन लिया गया है। मीडिया ने इस मौके को हाथों हाथ लिया। नैनो फ्लॉप है, आम आदमी की कार आम आदमी तक नहीं पहुंची। रतन टाटा का सबसे बड़ा दाव गलत साबित हुआ। इन शब्दों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से कड़वाहट नहीं दिखाई। उन्होंने माना कि कुछ चीजें गलत हुईं। उन्होंने सीखा और उन्होंने आगे बढ़ना चुना। और ठीक उसी समय जब दुनिया यह मान बैठी थी कि रतन टाटा जोखिम लेने में चूक गए हैं, उन्होंने वह कदम उठाया जिसने सबको चुप कर दिया, जगुआर और लैंड रोवर। जब यह खबर आई कि टाटा मोटर्स इन दो प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड्स को खरीदने जा रही है, तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। एक भारतीय कंपनी, वो भी टाटा। क्या ये संभव है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे पागलपन कहा। कहा गया कि यह बहुत बड़ा कर्ज है, कि टाटा मोटर्स यह बोझ नहीं झेल पाएगी, कि रतन टाटा अपनी अंतिम पारी में सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन रतन ने कुछ और देखा था। उन्होंने ब्रांड देखा, उन्होंने क्षमता देखी, और सबसे ज्यादा
उन्होंने विश्वास देखा। यह फैसला आसान नहीं था। कई रातें उन्होंने बिना सोए गुजारी। कई बार उन्होंने खुद से पूछा, अगर यह असफल हुआ तो? लेकिन हर बार उनके भीतर से एक ही जवाब आया, अगर नहीं किया तो? डील पूरी हुई। और फिर आया 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां डगमगा रही थीं और यहां टाटा मोटर्स पर भारी कर्ज का बोझ था। आलोचना और तेज हो गई। कहा गया कि अब तो डूबना तय है। लेकिन इतिहास कुछ और लिखने वाला था। रतन ने ब्रिटिश कर्मचारियों से कहा, हम आपकी संस्कृति बदलने नहीं आए हैं, हम आपकी ताकत बढ़ाने आए हैं। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने भरोसा किया। धीरे धीरे जगुआर और लैंड रोवर ने वापसी की। नए मॉडल आए, ब्रांड फिर से चमकने लगे और जो लोग कभी हंस रहे थे वही लोग अब उदाहरण देने लगे। रतन टाटा ने साबित कर दिया कि जोखिम लेना मूर्खता नहीं होती, अगर वह दूरदृष्टि से लिया जाए। नैनो भले व्यावसायिक रूप से वह सफलता न बन पाई जिसकी उम्मीद थी, लेकिन उसने भारत को यह सिखाया कि सपने छोटे नहीं होते। और जगुआर लैंड रोवर ने यह साबित कर दिया कि एक भारतीय कंपनी भी वैश्विक नेतृत्व कर सकती है। यह दौर रतन टाटा के लिए सबसे थकाने वाला था। आलोचना, असफलता, फिर उम्मीद, सब कुछ एक साथ। लेकिन उन्होंने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी लोगों को दोष नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात साबित की, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो जोखिम से नहीं डरते बल्कि उसे दिशा देते हैं। अब वह सिर्फ एक चेयरमैन नहीं थे, वह एक प्रतीक बन चुके थे। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि असली विरासत सफलता के बाद तय होती है। जब दुनिया रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए सलाम कर रही थी, जब बोर्डरूम में उनकी दूरदृष्टि के उदाहरण दिए जा रहे थे और जब युवा उद्यमी उन्हें सफलता की परिभाषा मानने लगे थे, तब रतन टाटा उसी सादगी से अपने दिन शुरू करते थे जैसे हमेशा करते आए थे। न कोई दिखावा, न कोई घमंड। अगर सफलता ने उन्हें ऊंचाई दी थी तो विनम्रता ने उन्हें जमीन से जोड़े रखा था। उनके जीवन का सबसे अनोखा सच यह था कि उन्होंने कभी खुद को महान मानने की कोशिश नहीं की। वह जानते थे कि निर्णय बड़े हो सकते हैं, कंपनियां विशाल हो सकती है, लेकिन इंसान वही रहता है जो भीतर से होता है। और भीतर से रतन टाटा वही अकेला बच्चा थे जिसने कभी दर्द को महसूस किया था और शायद इसी वजह से वह दूसरों के दर्द को पहचानते थे। जब वह सेवानिवृत्त हुए तो किसी ने उन्हें एक भव्य विदाई नहीं दी और उन्होंने खुद भी ऐसा कुछ चाहा नहीं। उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि टाटा समूह सिर्फ मुनाफे की मशीन नहीं बना, बल्कि मूल्यों की मिसाल बना रहा। कर्मचारियों को सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता मिली। गांवों तक शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंचा। और यह सब बिना शोर के हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा ने कितनी बार अपने निजी लाभ को किनारे रखकर समाज के लिए निर्णय लिए। कई बार उन्होंने ऐसी परियोजनाओं को समर्थन दिया जिनसे सीधा मुनाफा नहीं था, लेकिन जिनसे किसी की जिंदगी बदल सकती थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दुनिया क्या कहेगी। उन्हें इस बात की परवाह थी कि किसी की आंखों में उम्मीद जगेगी या नहीं। उनका दिल हमेशा जानवरों के लिए भी धड़कता रहा। सड़कों पर घायल कुत्ते, बेसहारा जीव, उन्हें देखकर वह रुक जाते। कई बार अपने ड्राइवर से कहते, इसे अस्पताल ले चलो। यह वही इंसान थे जिन्होंने अरबों का साम्राज्य संभाला, लेकिन एक घायल जानवर के लिए समय निकालना कभी छोटा काम नहीं समझा। वह युवाओं से मिलते, उन्हें सुनते, आदेश नहीं देते, उपदेश नहीं देते, बस कहते, गलतियां करो लेकिन सीखना मत छोड़ो। उन्हें पता था कि भविष्य डर से नहीं, साहस से बनता है। और साहस का मतलब हमेशा जीत नहीं होता, कई बार गिरकर फिर उठना होता है। उनकी विनम्रता उनके शब्दों में नहीं, उनके व्यवहार में दिखती थी। वह अपने से छोटे पद वाले व्यक्ति को भी ध्यान से सुनते। किसी मीटिंग में अगर कोई जूनियर बोल रहा हो तो वह बीच में नहीं टोकते, क्योंकि वह जानते थे कि सम्मान पद से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। रतन टाटा की सबसे बड़ी विरासत शायद यही है। उन्होंने यह साबित किया कि बड़ा बनने के लिए कठोर होना जरूरी नहीं, कि दया और नेतृत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, कि इंसानियत कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आज जब लोग उनका नाम लेते हैं तो सिर्फ कंपनियों की सूची नहीं गिनाते, वे उस भरोसे की बात करते हैं जो टाटा नाम से जुड़ा है। उस एहसास की बात करते हैं कि अगर कहीं टाटा लिखा है
तो वहाँ कुछ गलत नहीं होगा। यह भरोसा विज्ञापन से नहीं बना, यह दशकों की ईमानदारी से बना है। रतन टाटा ने अपने जीवन से यह सिखाया कि विरासत इमारतों से नहीं बनती, निर्णयों से बनती है। और सबसे बड़े निर्णय अक्सर खामोशी में लिए जाते हैं। वह कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे, लेकिन उन्होंने लाखों जिंदगियों को अपना परिवार बनाया। उन्होंने खुद को किसी एक घर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि देश के हर कोने में अपना दिल छोड़ आए। शायद यही वजह है कि जब लोग उनके बारे में बात करते हैं तो आवाज में सम्मान अपने आप आ जाता है, क्योंकि वह सिर्फ सफल नहीं थे, वह सच्चे थे। और इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच यही है, रतन टाटा ने दुनिया जीतने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इंसान बने रहने की कोशिश की। और शायद इसी वजह से दुनिया ने उन्हें दिल से अपनाया। यहीं यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जिंदगियां समाप्त नहीं होती, वे प्रेरणा बन जाती है। और रतन टाटा ऐसी ही एक प्रेरणा है। धन्यवाद दोस्तों।